जहाँ तक सवाल है फुले अम्बेडकर इन सब का सवाल है, मेरा मानना है कि इसको मध्यमार्गी विमर्श में जिस तरह से लिया गया है वो बहुत उसमें बहुत सी बातें मनगढ़ंत हैं। वो वास्तव में जब आप उनका विमर्श पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि इन लोगों के बीच में आपस में कितने मतभेद थे। अब मसलन फुले अम्बेडकर पेरियार विचारधारा, ये जो एक हाइफनेटेड आइडियोलॉजी बनाई गई है, मेरे विचार से पूरी तरीके से एक सेमिनारी कंस्ट्रक्ट है। मतलब जो है इसका ज़मीन पर कोई स्थान उसका है नहीं। बहुत मुट्ठी भर से भी कम लोग इस सब को लेके चलते हैं, लेकिन मेरा ताल्लुक ज़मीन के उससे नहीं है, मेरा ताल्लुक विमर्श के स्तर से है। अगर आप विमर्श के स्तर पर देखें तो ब्राह्मणवाद क्या है, तो ब्राह्मणवाद के सवाल पर अंबेडकर के विचार फुले के विचारों से नहीं मिलते, फुले के विचार पेरियार के विचारों से नहीं मिलते। और मैं तो कहता हूँ पेरियार के विचार बहुत कम अंग्रेज़ी में या हिंदी में उनका अनुवाद हुआ है, ज़्यादातर विचार उनके तमिल में ही हैं। और वो आज तक क्यों नहीं, इतना बड़ा तंत्र है पेरियार के विचारों के इर्द गिर्द, ना उनके पास पैसे की कमी है ना उनके पास संसाधनों की कमी है। मैं तो मानता हूँ पेरियार के अगर सभी विचारों को तो किसी को हासिल ही नहीं है, नहीं दखल कर रखे हैं उनके, वो उसके हाँ ठीक है, हाँ एक तो झगड़े वाला सवाल है। दूसरे पेरियार के बहुत से विचार ऐसे हैं कि अगर वो वास्तव में अंग्रेजी या हिंदी में लोगों के सामने आ जाएं तो एक दूसरे किस्म की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। लेकिन अभी इस बात को भी यहीं छोड़ते हैं। मेरा कहना है इन तीनों में बहुत सारे मसलों पे बहुत टकराहट है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर अपने आप को पेरियार से लगातार सांगठनिक रूप से और राजनीतिक रूप से दूर रखते थे। और फुले को वो अपना गुरु जरूर मानते थे, लेकिन फुले के जो बुनियादी सिद्धांत थे, जिन सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने अपनी जन गोलबंदी की थी, मतलब उन सिद्धांतों को उन्होंने अपने विचारों में पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। इसके बावजूद भी हम लोग विचारों की दुनिया में, विमर्श की दुनिया में एक आइडियोलॉजी बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको मैं हाइफनेटेड आइडियोलॉजी कहता हूँ। और इस पूरी प्रक्रिया में हम लोग इन तमाम बातों में से कुछ इस तरह के मतलब निकाल लेते हैं, इस तरह की श्रेणियाँ बना लेते हैं जिनके आधार पर हम पूरा राजनीतिक विश्लेषण करते हैं, अपने वर्तमान को समझने की कोशिश करते हैं, अपने भविष्य को कल्पित करने की कोशिश करते हैं। और उसमें चूंकि वो श्रेणियाँ गलत हैं, वो समाज की ज़मीन से जुड़ी हुई नहीं हैं, इसलिए हम उसमें मात खाते हैं। और उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्व के पूरे विमर्श को बहुत लाभ होता है। मसलन एक अधकचरी सी बात कहूँ, मुलायम सिंह यादव कौन है? क्या वो एक पिछड़े वर्ग के नेता हैं? इस बात को कहा जाए सब लोग कहेंगे हाँ बात बिल्कुल सही है। मायावती कौन है? क्या वो दलित नेता हैं? इस बात को कहा जाए लोग कहेंगे हाँ बात बिल्कुल सही है। जबकि व्यवहारिक स्थिति ये है कि मायावती जाटव समाज की नेता हैं। व्यवहारिक स्थिति यह है कि मुलायम सिंह यादव समाज के नेता हैं। उनमें इन समुदायों में जो राजनीतिकरण हुआ है वो उसकी नुमाइंदगी करते हैं। वो पूरे पिछड़े वर्ग के नेता नहीं है। लालू यादव पूरे पिछड़े वर्ग के नेता नहीं है। और इस बात को हिंदुत्ववादी शक्तियां ने देर से समझा, लेकिन धीरे धीरे उनकी ये बात समझ में आ गई। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर जब उन्होंने देखा कि लंबे अरसे से आरक्षण के कारण और राजनीतिकरण की प्रक्रिया के कारण सामाजिक न्याय की राजनीति के अंदर कुछ प्रभुत्वशाली समूहों का उदय हुआ है। वो प्रभुत्वशाली समूह यादव हैं पिछड़ी जातियों में, या महाराष्ट्र में वो महार हैं, या उत्तर प्रदेश में वो जाटव हैं, या आंध्र प्रदेश में वो माला हैं। इस प्रकार के समुदायों का उदय हुआ है। और इन समुदायों ने आरक्षण के लाभ हों चाहे सत्ता से नज़दीकियों के लाभ हों, उन्होंने दूसरे छोटे छोटे जो समुदाय हैं, जो कि अदृश्य किस्म के समुदाय हैं, जिन्हें ना आरक्षण का लाभ मिला, ना सत्ता, ना उन्हें कोई राजनीतिक टिकट मिला, कुछ भी, ना नौकरियां मिली, उनको नहीं मिलने दिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनों ने इन बातों का लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर इन प्रभुत्वशाली समुदायों को छोड़कर बाकी और निचली जातियां हैं उनकी गोलबंदी कर ली। तो मैंने जो कुछ भी मध्यमार्गी विमर्श में जो परतें उखाड़ने की कोशिश की है, चाहे मैं कामयाब उसमें नहीं हुआ हूं, मेरा मकसद ये दिखाना है कि ये चीज़ हमारी निगाहों से ओझल हो जाती है। हम जब कहते हैं कि मायावती दलित नेता हैं तो मान के उत्तर प्रदेश के सारे दलित मायावती को समर्थन कर रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब वो कहते हैं पिछड़े वर्ग के नेता हैं, उत्तर प्रदेश का सारा ओबीसी समाज जो है वो मुलायम सिंह के नेतृत्व में खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। किसी ज़माने में कुछ परिस्थितियों में कुछ चुनावों में उन लोगों ने बड़ा समर्थन प्राप्त किया है, लेकिन वो धीरे धीरे कर वो ख़त्म हो गया। उनका समाज जो कि एक प्रभुत्वशाली समुदाय है, दूसरे छोटे जातियों और समुदायों के साथ अंतर्विरोधों में चला गया है। उनके बीच के विरोधाभासों का लाभ उठाकर हिंदुत्व ने एक बड़ी हिंदू एकता कायम कर ली है। तो सामाजिक न्याय की राजनीति की जो नाकामी है
उस नाकामी को रेखांकित करना बहुत आवश्यक है अगर हम लोग वास्तव में सांप्रदायिक राजनीति के साथ संघर्ष करना चाहते हैं। मेरा सवाल जो आपने अभी जिसे आपने सेमिनारी कंस्ट्रक्ट कहा, मुझे लगता है दरअसल वो सेमिनारी कम है, वो एक राजनीतिक ज़रूरत से निकलने वाली, बिल्कुल जिस तरह से मान लीजिए संघ जो है गांधी को भी और भगत सिंह को भी और अब अम्बेडकर को भी सबको हजम कर लेना चाहता है। इसी तरह से अम्बेडकर ने जब दलित शब्द का इस्तेमाल करना थोड़ा बहुत शुरू किया, ज़्यादातर तो वो कभी सर्वाइवल क्लासेस, कभी डिप्रेस्ड क्लासेस, बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, लेकिन कभी कभी एक आध जगह मराठी में उन्होंने दलित शब्द का इस्तेमाल किया कुछ जगह। उसकी कोशिश एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाने की थी। वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी बाद में पोस्ट अम्बेडकर, बल्कि मैं कहूँगा कि दलित पैंथर के बाद से, ये 1972 के बाद दलित पैंथर मैनिफेस्टो के बाद से एक तरीके से दलित को बहुत व्यापक रूप में परिभाषित करने की कोशिश हुई। अब फिर उसके अलग अलग संस्करण 90 के दशक में कांशीराम का बहुजन और वो ये सब जो है, ये मुझे लगता है कि इसका कोई मतलब सेमिनारी दुनिया में अगर इसका प्रतिफलन है तो वो दरअसल नीचे की राजनीति से आता है। और वो दिक्कत ये है कि कब कौन सी चीज़ जोर पकड़ती है, नहीं पकड़ती है, ये अक्सर नहीं। आप ठीक कह रहे हैं, ठीक। अरे मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता था कि बहुजन थीसिस जो है, अम्बेडकर इससे नावाकिफ तो नहीं थे, वो तो फुले को अपना गुरु मानते थे, लेकिन अम्बेडकर ने बहुजन थीसिस को कभी नहीं अपनाया। वो लगातार उन्होंने अपने आप को इससे दूर रखा, क्योंकि वो जानते थे कि बहुजन थीसिस का मतलब ही है कि जो प्रभुत्वशाली ओबीसी समुदाय हैं उनका प्रभुत्व राजनीति के ऊपर। लेकिन अम्बेडकर ये चाहते थे कि जो पूर्व अछूत हैं, जो एक्स अनटचेबल्स, जिनको बाद में संविधान के तहत अनुसूचित जातियां कहा गया है, उनकी राजनीति कैसे बने। उनकी राजनीति बनाने के आग्रह के कारण ही उन्होंने अपने आप को सचेत रूप से, चाहे फुले के सत्यशोधक हों, चाहे पेरियार के सेल्फ रिस्पेक्टर्स हों, मतलब उनसे अपने आप को उन्होंने दूर रखा, उनको अपने आप को दूर रखा। पोस्ट अम्बेडकर स्थिति में कांशीराम के उदय से पहले बहुजन थीसिस का उत्तर भारत की तरफ गमन नहीं हुआ। कांशीराम के हाथ से उत्तर भारत, अब देखिए, अब हमारे पास घटनाओं की पश्चात दृष्टि, इसको हम अंग्रेजी में हाइंडसाइट कहते हैं। हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही छोटी सी अवधि को छोड़कर बहुजन थीसिस ने भी जाटव समुदाय के राजनीतिकरण और एक प्रभुत्वशाली समुदाय के रूप में उसके उभरने की भूमिका निभाई, और वो अपने आप में एक तरह का जातियों का बहुसंख्यकवाद बन गया। मैं राजेंद्र वोरा का जो सूत्रीकरण है, मैं उसका सहारा ले रहा हूँ, इसका मैंने इस किताब में इस्तेमाल भी किया है। वो जातियों का एक बहुसंख्यकवाद बनकर सामने आया, जिसकी टक्कर काफ़ी समय तक, पूरे 90 के दशक में और कुछ उसके बाद भी हिंदुत्ववादी राजनीति से होती रही। मुझे अच्छी तरह याद है, प्रमोद महाजन अटल बिहारी वाजपेयी 90 के दशक में कहते थे, अरे भाई, जब तक मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश में 25 सीट जीतते रहेंगे, जब तक लालू यादव बिहार के अंदर 20 सीटें जीतते रहेंगे, हम लोगों को बहुमत कैसे प्राप्त होगा। और जिस दिन इन लोगों ने वो सीटें जीतनी बंद कर दी, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी बहुमत की तरफ बढ़ गई।